चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। आज की शाम सफरनामा की इस नई कड़ी में आपको रूबरू कराते हैं एक और नई शख्सियत से, जिन्होंने अपनी 17 कहानियों से 17 जिंदगियों को, 17 किरदारों को अपने कलम के माध्यम से एक किताब जिसका नाम है धप्पा जिंदगी के अंदर उतारा है। तो रूबरू कराते हैं आपको इस किताब के लेखक, ऑथर, सृजनकर्ता, कुछ भी शब्द प्रयोग करें, श्री अरविंद यादव जी आसनसोल पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं आज, और साथ ही जुड़े हैं आपसे ताकि आपके सवाल और हमारे सवालों के जवाब दे सकें, जो इन्होंने अपनी 17 कहानियों के अंदर बहुत सारे रख छोड़े हैं हमारे लिए, हम जैसे पाठकों के लिए जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा है। एक लेखक जब एक किताब लिखता है तो कहीं ना कहीं अपनी कलम से कुछ किरदारों को जीवंत करता है, लेकिन साथ ही उनसे हमारी जिंदगी को जोड़ देता है। तो क्यों ना लेखक के साथ ही जुड़कर उन जिंदगियों को दोबारा से एक बार जिया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है अरविंद यादव जी हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के सफरनामा के इस अंक में। धन्यवाद सहयोग जी। नमस्ते आपको मेरा। जी सर। सर, क्योंकि बात धप्पा जिंदगी की है और टाइटल बड़ा ही रोचक सा लगा। जिंदगी की भी कुछ ऐसी ही कहा जाए तो एक ट्रेडिशन रहा है, रवायत रही है कि जिंदगी छुपन छुपाई का एक खेल है। खुशियां आती हैं, गम आती हैं, और कहीं ना कहीं जिंदगी धीरे से आकर जब ज्यादा दुखी हम हो रहे होते हैं, अचानक से नया पल हमारी जिंदगी में लाकर कहती है धप्पा, ये जिंदगी है। तो आपकी ये जो किताब है, ये उस जिंदगी के कौन से ऐसे पहलुओं को समेटकर अपने अंदर हमारे सामने लेकर आई है? जी, आपने एकदम सही पकड़ा। जो शीर्षक है धप्पा ज़िंदगी, इसको रखने का जो लक्ष्य था वो यही था कि जो ज़िंदगी होती है उसमें आप देखेंगे कि 2-3 साल जो कोरोना के रहे, उसमें भी हुआ ऐसा कि कई सारे मौके ऐसे आए जब हम चौंक गए एकदम से। और जी। ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आप चलते हैं, आप सोचते रहते हैं चीज़ें, आप प्लान करते रहते हैं चीज़ें। अचानक कुछ ऐसा आता है कि अचानक ही आपको ज़िंदगी चौंका देती है। जो बचपन में हम खेल खेला करते थे, जो आपने ज़िक्र किया छुपन-छुपाई का, उसमें आप जी। कहीं छुपे हुए हैं, ठीक है? आप अनभिज्ञ हैं कि ज़िंदगी आपके पीछे से आ रही है और आके एकदम से आपको चौंका देती है, धप्पा कर देती है। तो जी। ये उसी तरह की कहानियाँ हैं सारी। जो कहानियाँ थी उसमें यही सब है कि कई बार ज़िंदगी आपको धप्पा करती है, कई बार आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप ज़िंदगी को धप्पा कर देते हैं। जी। ज़िंदगी चौंक जाती है, तो इसीलिए उसका शीर्षक रखा गया धप्पा ज़िंदगी। जैसा कि आपने कहा ना कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ चौंका देती है, आके अचानक कहती है धप्पा ज़िंदगी को, भी हम ज़िंदगी को चौंका देते हैं। 3 साल पहले ज़िंदगी ने भी हमें चौंकाया, एक नया ही पहलू दिखाया। सोचा नहीं था कि आप और हम कोरोना जैसे कार्यकाल देखेंगे, कोरोना का लॉकडाउन देखेंगे, ज़िंदगी को इतना ज़्यादा उतरते-चढ़ते देखेंगे। उतरते-चढ़ते क्या, कई लोगों ने तो मौत को छुआ है उस दौरान। उसी कोरोना काल से संबंधित एक कहानी इन 17 कहानियों के अंदर मुझे पढ़ने को मिली। बड़ा ही रोचक सा आपने विषय उसका रखा, तहरी। 2 पड़ोसियों के बीच की कहानी थी, जिसने लॉकडाउन के समय उनके बीच में जो एक कहते हैं ना कि रूढ़िवादी धर्म की सोच थी, एक रीति-रिवाज़ों की सोच थी, उसको तोड़ा और कहा कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। ये कहानियाँ जो आपने लिखी, सवाल ये आता है कि ये क्या आई कहाँ से? क्योंकि प्रतिबिंब ये कहीं न कहीं समाज के अलग-अलग वर्ग का ही लगता है, जो शायद आप उस दौरान देख रहे थे। जी, जो 17 कहानियाँ हैं, तो कई सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जैसे 2-4 कहानियाँ हैं जो आपने सुनी है कहीं पर, कहीं कुछ हुआ हल्का-सा। जैसे कोरोना काल वाली कहानी है, तो मैंने सुना था कि एक दोस्त था मेरा और हुँ। वो काफ़ी उसके जो पूर्वाग्रह हुआ करते थे दिमाग में जाति को हुँ, लेकर हुँ। के, धर्मों को लेकर के। और फिर उसने बताया कि अरे यार! बहुत बुरी हालत थी और मेरे पड़ोसी ने उस समय हेल्प की, हुँ। मदद की मेरी। तो उसका जो उस समय जो हृदय परिवर्तन हुआ और इसको मैंने कोशिश किया अपने शब्दों पे रोने का। मैंने चीज़ों को महसूस करने की कोशिश की कि किस हुँ, चीज़ हुँ। से वो गुज़रा होगा आदमी। तो ये एक तरीका होता है कि भई एक कहानी जो आपने थोड़ी सुन रखी थी किसी से और उसको या कुछ घटना आपके आस-पास घटी और दूसरा होता है कि आप जो लगातार पढ़ते रहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सिचुएशन जो होती है अलग-अलग आप सोच सकें, कि अगर ऐसा होगा तो क्या ऐसा हो सकता है कभी?
या कहीं आपने कोई छोटी सी बात सुनी, आप उसके आसपास ताना वाना बुन करके एक कहानी तैयार कर सके। तो उस 17 जो कहानियां हैं वो उसी तरह तैयार की, कुछ सही घटनाएं हैं आसपास हुई थी, कुछ मैंने दूर दराज की उड़ते उड़ते सुनी थी, और कुछ ऐसा है जो अपने मन से बनाने की कोशिश की है। तो उस तरह हुँ। से सारी कहानियां आ पाई। लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि आपने जैसा कहा ना कि हम जो अपने आस-पास घटित होते हुए देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, हमारे दिमाग में उसका एक विज़ुअल क्रिएट होता है कि ये परिस्थिति अगर ऐसी है तो क्या रही होगी। इन कहानियों को पढ़ने के दौरान एक बड़ा ही रोचक सी कहानी एक आई थी जो मुझे संख्या तो याद नहीं है उस किताब में कौन-से नंबर की थी, लेकिन शीर्षक बड़ा प्यारा लगा था, बकेट लिस्ट। हर एक इंसान जब पैदा होता है तो अ, अगर छोटे से बच्चे को भी हम कहें 2 या 3 साल की उम्र के बाद से उसकी एक लिस्ट शुरू हो जाती है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। छोटी-छोटी ख्वाहिशें उम्र के बढ़ने के साथ बड़ा रूप लेने लगती हैं, ख्वाहिशें बड़ी होने लगती हैं, आसमान बड़ा होने लगता है। वो कहानी कहीं न कहीं एक इंसान की अधूरी इच्छाओं को वहाँ पर दर्शाती है। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, हमारी भी एक बकेट लिस्ट है। आपकी ज़िंदगी की बकेट लिस्ट में ऐसी कौन-से आइटम्स हैं, जो आप जीना चाहते हैं, जी चुके हैं और रह गए हैं जीने के लिए या वो जो अभी आप जी रहे हैं उनमें से? मैं देखिए बहुत लंबी प्लानिंग करने वाला आदमी हूँ नहीं। मैं क्या होता है कि चीज़ें जो होता है बहुत पास चीज़ें रख के करता हूँ। जैसे बहुत समय पहले मेरा मन था कि एक किताब ज़िंदगी में लिखनी है, ठीक है? एक समय आया कि वो लिख ली। उसके बाद ये हुआ कि उससे आगे बढ़ गए, वो चीज़ हो गई। फिर था कि नहीं बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे एक मेरे मन में है ये चीज़ कि कभी किसी नदी का उद्गम देखना है। मैंने आज तक देखा नहीं, किसी भी जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट कैसा होता है, कहाँ से हुँ, शुरुआत होती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, होती जाती चीज़ें, वो पीछे हो जाती हैं। बकेट लिस्ट तो मतलब ऐसी होती है ना, कभी खत्म नहीं होती। वो जो एक एक पेन एक बचपन में एक तरह का पेन आया करता था, उसमें छोटी-छोटी पेंसिल टाइप की घुसी रहा करती थी। आगे वाली घिस जी, जाया करती थी, पीछे से आप उसे पोक करेंगे तो नई आ जाया करती थी। तो वैसा ही है जी। कि लिस्ट है, एक खत्म हो गई, वो हट गई, नई जुड़ गई आकर वहाँ से। जी, बिल्कुल आपने कहा ना कि ख्वाहिशों का अंत नहीं होता है। एक जी। ख्वाहिश पूरी होती है तो अपने साथ दूसरी ख्वाहिश लेके आती है। ये किताब जब आप लिख रहे थे इन 17 कहानियों के अंदर तो कुछ कहानियाँ ऐसी मुझे महसूस हुई कि शायद इनको इनको गढ़ा नहीं जा सकता। कुछ कहानियाँ, कुछ किरदार ऐसे लगे जो शायद आपने अपने सामने जीवंत होते हुए देखे थे, घटनाएँ घटित होते हुए देखी। तो कोई ऐसी एक कहानी जो आपने अपने आँखों से अपने आस-पास घटित होती हुई देखी है? देखिए 2 कम से कम कहानियाँ इस संकलन में ऐसी थीं जिन्हें मैं कई सालों से मैं कहूँ कि वो बेताल की तरह मेरी पीठ पे बैठी हुई थी। कई सालों से मेरे साथ चल रही थी, और जब मैं थोड़ा पढ़ा करता था, घूमा-फिरा करता था, हमेशा मुझे लगता था कि जब कभी न कभी लिखूँगा इन कहानियों को, कभी न कभी हुँ, लिखूँगा मैं इन कहानियों को। जैसे पहली कहानी है सादोई मुर्दन का गाँव, ठीक है? जी। तो उसका शीर्षक देने के लिए बहुत दिन तक परेशान रहा मैं, कि वो हुँ, कहानी मैं बहुत बचपन की किसी याद से जुड़ी हुई कहानी थी वो, और मुझे था कि उसको लिखना है, क्योंकि जब तक मैं लिखूँगा नहीं, मेरे ऊपर एक वो कहते हैं ना मंकी ऑफ द बैक, कि एक हुँ, कुछ आपकी पीठ पे रखा हुआ है वज़न-सा। हुँ, तो उसको जब मैं लिख लिया पूरी तरीके से, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ हल्का हुआ मैं, उस कहानी को लिख लेने के बाद। उसी शीर्षक के लिए फिर काफ़ी परेशान रहा। पहले मैं सोचा कि कर्म रखता हूँ उसका शीर्षक, फिर सादोई मुर्दन का गाँव मुझे बहुत ही सही लगा उसका, बीच में मुर्दैया रखने का मन भी हुआ। तो ऐसे करके वो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मतलब एक किसी याद से जुड़ी हुई है। और ऐसे ही गाँव की बेटी एक कहानी है, जिसमें एक गाँव का दृश्य है, उसमें डाकू मिल जाते हैं, और तो हुँ, जो कहानियाँ हैं, जिससे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर गाँव वगैरह नहीं रहे होंगे, तो वो इसको थोड़ा-सा अजीब मान सकते हैं कि अरे! ऐसे कैसे हो सकता है कि गाँव का डाकू मिल गया बाहर, वो जानता है। बट मैं मतलब एक्चुअली इस चीज़ को देखा हुआ हूँ कि डाकू वगैरह क्या हुआ करते थे कि वो गाँव में रहा करते थे, लोग बताया करते थे कि अरे! वो डाकू हैं, है ना? हुँ, इस तरह पुलिस भी ढूँढ रही है उनको इस तरीके से, और तो वो लोग थे कि जानते थे, और पुराने लोग हैं तो वो मानते हैं कि हाँ भाई, इसके घर के बच्चे हैं, उसके घर के बच्चे हैं। तो ये हुँ। कुछ 2-3 कहानियाँ थी जो असल में घटी, और मैंने अपने संग लेके चल रहा था कई सालों से, जो अभी इस किताब के रूप में मुझसे बाहर निकल गई हैं, अब वो आज़ाद हो चुकी हैं। जी, तो जी। ये कहते हैं कि एक कहानी लिखना और एक कहानी कहना जब भी कोई एक रचनाकार अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करता है,
तो कहानी लिखने में एक अलग रस होता है और कहने में एक अलग रस होता है। जब इस धप्पा ज़िंदगी को मैंने एज़ अ रीडर एक पाठक की तरह पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं औरों के अनुभव तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैंने वन सिटिंग में ख़त्म की थी ये पूरी 17 कहानियाँ। कुछ 3 या 4 घंटे का वक़्त मुझे लगा था। मैं एक सफ़र में था, उस सफ़र के दौरान मैंने इस किताब को पूरा किया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि फ्लो टूट रहा था या किताब को खत्म करने से पहले बंद करने का मन लगे। तो ये जो एक सोच होती है, रचनात्मक क्षमता होती है, अनायरा टेल्स जो आपकी पहली किताब थी, उसके बाद धप्पा ज़िंदगी तक आने में आपने किस तरीके से किन चरणों को पूरा करके इसे हासिल किया? देखिए, अनायरा टेल्स जो थी वो खुशी है मेरी। जी। आप जब त्योहार मनाते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, वो हुँ, खुशी है, ठीक है? उसमें उमंग है, नयापन है, मैं चाहता हूँ लोग हँसें, खुश हों। जो मैं हुँ, अपने आस-पास देख रहा हूँ ज़िंदगी, ठीक है? जो भी बच्चों के लिए था वो जो जेनर था और हुँ, ये कहानी जो है धप्पा ज़िंदगी ये ऐसा मानिए कि आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं दुनिया में, आप बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लाद लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसे रहना है, ऐसे व्यवहार करना है। शाम को जब आप घर आते हैं, आप सारे जो नकाब उतार देते हैं, फिर आप जो असल हैं, वही हुँ, धप्पा ज़िंदगी है। धप्पा ज़िंदगी कहानियाँ सारी शाह हैं, डार्क हैं, ठीक है? वो मैंने कहीं भी कोशिश नहीं की कि उसमें कुछ हल्की-फुल्की कहानी मज़ाक कहीं डालने की कोशिश करूँ। वो हुँ, कहानियाँ जैसी मुझे लगी, जितनी गहराई में मैं जा सकता था, तो उतनी गहराई में गया। जब मैं इसको ड्राफ्ट कुछ लोगों को पढ़ा रहा था, तो कुछ लोगों को ये लगा कि यार बहुत गहरी हो जा रही कहानियाँ। कहीं-कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम गहराई में चले गए हो। इसको हल्का-सा हुँ, थोड़ा-सा इसको हल्का कर दो। पर मैंने कहीं समझौता किया नहीं। मुझे लगा कि जो भी है क्योंकि कहानी मेरा काम है कहानी लिखने का। कहानी हुँ, जिसकी भी है, जहाँ से भी आई है, जो भी प्रेरणा है, मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी करूँ जितना इसको मैं स्याह कर सकता था। तो हुँ, अनायरा टेल्स से मेरा 180 डिग्री का ये यात्रा हुई है। जी। ऐसा माना जाए कि मैं पूरा यहाँ से बदल गया हूँ। दोनों अलग-अलग हुँ। मूड की हैं और एक ही आदमी दोनों की तरह पसंद आना बहुत मुश्किल है। नहीं, ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ कहानियाँ अपने कहा जाए तो दायरे में उन्हें समेटना, उनके साथ नाइंसाफ़ी करना होता है। वो जो हैं, जैसी हैं, जिस तरीके की हैं, अगर वैसी ही कही जाएँ, उतनी गहराई से कही जाएँ, तो शायद उनके साथ इंसाफ़ हो सकता है या वो सही मायनों में लोगों तक पहुँच सकती हैं। इन्हीं कहानियों के दौरान एक कहानी थी घर वापसी, जिसमें आपने एक ऐसे टीनेजर या कहा जाए टीनेजर तो नहीं, शायद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की कहानी को आपने कहने की कोशिश करी जो काफ़ी साधन संपन्न परिवार में पला-बड़ा है, जिसको सिर्फ़ इतना पता है कि ज़िंदगी मतलब एक कार से उतरना, ट्रेन के एसी कोचेज़ में ट्रैवल करना, जिसके मोबाइल की बैटरी हमेशा फुल रहती हो, वॉलेट में पैसे हमेशा फुल रहते हों, इंटरनेट कभी कम ना होता हो, जुगाड़ जैसी चीज़ उसने ज़िंदगी में नहीं देखी। अचानक से वो अपनी ज़िंदगी की असलियत से रूबरू होता है। आप एक प्यारी-सी बिटिया नायरा के फ़ादर हैं, प्राउड फ़ादर हैं कहा जाए तो। आप क्या चाहेंगे कि आप भी फाइनेंशियली आज की स्थितियाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, ईश्वर करे आगे भी और ज़्यादा बेहतर स्थिति में हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चों को सारे साधन दें। आप अनायरा की परवरिश कैसी चाहेंगे उस लड़के की तरह जो अपने पेरेंट्स के साधन संपन्न व्यक्तित्व की छाया में पला-बड़ा या ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू कराकर उससे बड़ा करना चाहेंगे? नहीं मेरा ये सोचना है कि जो लोग प्राकृतिक संघर्ष में पले होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे जी। अगर हमारी ही पीढ़ी की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे पास रोज़गार नहीं था हुँ, यहाँ-वहाँ इंटरव्यू के लिए भाग रहे थे, तो कई बार ऐसा हुआ करता था कि टिकट नहीं हो पाया क्लियर या टिकट का अरेंज ही नहीं हो पाया कुछ भी, तो आपको जनरल से जाना है। और हुँ, कई बार उस समय फ़ोन वगैरह भी आना शुरू हुए थे धीरे-धीरे और जी। एटीएम वगैरह की सुविधाएँ बढ़ रही थी धीरे-धीरे, तो हुँ, वो दौर हम हमारी ज़िंदगी का जो दौर है, जब हम मध्यम वर्गीय परिवार से जो छोटे-छोटे शहरों से आए हैं जो लोग, तो उनका वो दौर है जो जिन्होंने बदलाव देखे हैं। हमने जी, जनरल डब्बे से लेकर के फ्लाइट तक का सफ़र तय किया है। जी, और बिल्कुल। अभी जो हमारे बच्चे हैं, उनके पास मतलब उनको प्राकृतिक रूप से ये मतलब संभव नहीं है कि वो जनरल डब्बे में जाएँगे। क्योंकि उनके हुँ, पास सुविधाएँ हैं और कहीं न कहीं इस चक्कर में वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। आप देखेंगे हुँ, वो संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। आज आज हम देखते हैं किन्हीं बच्चों का हमारे माता-पिता को आप देखेंगे वो हमसे ज़्यादा मजबूत है संघर्षों में। हुँ, उसके बाद हम लोग के दौर हम लोगों ने पूरा ही परिवर्तन देखा है ज़िंदगी में। हमने वो दौर देखे हैं जहाँ लोग जाति-पाति, धर्म सब मानते थे। हमारे सामने लव मैरिज होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हुँ,
फिर वो दौर हुआ करता था कि लोग कोशिश करते थे सरकारी नौकरी के लिए कुछ भी करना है, पर फिर वो दौर भी आई, प्राइवेट में नौकरी में काफ़ी अच्छा कर रहा है आदमी। तो हमने सब बिल्कुल। कुछ देखा है, हमने एक ट्रेन के जनरल डब्बे से लेकर के फ्लाइट की इकोनॉमी तक हमने सफ़र किया हुआ है। बट बच्चों के लिए मतलब उनके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है, वो हुँ, ऑलरेडी एक अच्छी स्थिति में है वो। हुँ, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कम से कम इतनी दुनिया देख लें कि जो लोग उतने सुविधाएँ नहीं पा सके हैं, उनके लिए उनके अंदर एक संवेदना रहे। ठीक है, उनको ये ना लगे कि ये अलग है, खराब ना लगे कि कुछ हमें करना है कि इसको भी हम ऊपर ला सकें। इस तरह की हुँ, कम से कम एक भावना रहे। हुँ। नहीं क्योंकि कहीं न कहीं आपने कहा ना कि एज़ अ पेरेंट ना ही कभी आपके पेरेंट्स चाहते थे आप परेशान हो, लेकिन क्योंकि वो इस शिफ्ट का दौर था, तो कहीं न कहीं संघर्ष या परेशानियाँ सामने आती थी और उन्होंने उसे गलत भी नहीं माना। अ, सही बात है कि उनके अंदर इतनी संवेदनाएँ रहें कि वो समझ सकें कि ज़िंदगी इतनी शायद आसान नहीं है दूसरों के लिए और अगर वो मदद करने के लायक अपने आप को कहीं पाते हैं, तो जी। दूसरों की मदद ज़रूर करें। ये 17 ज़िंदगियाँ, 17 कहानियाँ धाप्पा ज़िंदगी एक बहुत ही शानदार संकलन है या कहा जाए तो इसे एक किताब कहना मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया एज़ अ रीडर शायद शब्द क गलत होगा। ये एक व्यक्तित्व की कहानी है शायद जिसने 17 ज़िंदगियों को देखा था और वो नाम है अरविंद यादव का। क्या लगता है अरविंद जी ज़िंदगी इसके आगे और हमें किन अलग-अलग चेहरों से रूबरू कराने वाले हैं क्योंकि ये किताब लाके तो आपने चौंकाया है। अगली जो चीज़ें होंगी वो या अगली जो कहानियाँ होंगी या संकलन होंगे वो किस विषय पर या किस चीज़ से जुड़े हुए हमारे सामने आएँगे? अ, अभी तो ये धप्पा ज़िंदगी पूरा समय ले ले रही है मेरा, इसका जो भी प्रमोशन वाला काम रहता है। मैं दिल्ली पुस्तक मेले में भी गया था, तो जी। वहाँ सब भी, बट इसके आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई कई सारी कहानियाँ आधी लिखी हुई थी। जी। मेरा मन था इसको 25 कहानियाँ करने का, तो फिर 17 में हमको करना पड़ा क्योंकि लगा कि काफ़ी हो चुका है। तो जो हुँ, बाकी कहानियाँ हैं उनको पूरा करना है, कुछ और विषय हैं उसमें भी सोचना है। एक एक चीज़ जो मैं अपने आप से वादा किया हुआ है मैंने, वो ये है हुँ, कि अपने आप को दोहराना नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ और मैं केवल शौक के लिए लिख रहा हूँ अपने। हुँ, मैं चाहता हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है इसलिए लिखना है मुझे। तो मेरा ये मन है कि मैं दोहराऊँ ना अपने आप को। ऐसा हुँ, ना हो कि लगे कि हाँ, ये इस जॉनर का है। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो वो मेरे लिए बहुत, समझिए मैं फिर खत्म हो गया। एक हुँ, जी, लेखक के जी। लिए अपने को दोहराना, एक खत्म, अपने आप को खत्म कर लेना है। हुँ। एक एक ईमानदार जवाब चाहूँगा मैं आपसे क्योंकि कहते हैं एक बड़ी ही कॉमन सी फ्रेज़ है इंग्लिश में कि चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। ये तो चलिए एक आइडियलिस्टिक बात हो गई कि जो भी मदद है वो आस-पास से शुरू होती है। ऐसे ही किसी भी लेखक की ज़िंदगी में उसका जो सबसे क्लोज़ेस्ट पार्टनर होता है वो बेस्ट क्रिटिक हो सकता है। आपकी श्रीमती जी पहली किताब में आपकी को-ऑथर थीं। दूसरी किताब में उनको आपने को-ऑथर में जगह नहीं दी। क्या वजह रही ऐसी जो उनको आपने इस किताब में को-ऑथर की जगह नहीं दी? और अगर इस सवाल में आगे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है। जब एज़ अ को-ऑथर उन्होंने किताब को नहीं लिखा, तो एज़ अ रीडर उनका क्या रिस्पॉन्स था इस किताब को पढ़ने के बाद? अ, वो एक्चुअली बहुत कम पढ़ती हैं, जी। ठीक है? जब उन्होंने एनआर टेल्स लिखी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है? और उसके बाद से मैं उनके पीछे लगा हुआ था कि मेरा ड्राफ्ट पढ़ लो, मेरा ड्राफ्ट पढ़ लो। तो वो बहुत कम पढ़ना चाहती हैं। फिर भी उनको लगा चलिए ठीक है, ये कुछ कर रहा है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने 2 कहानियाँ पढ़ी मेरी। हुँ, और ऐसा हुआ कि ये जो 17 कहानियाँ हैं, अलग-अलग मूड है, कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, कुछ थोड़ी कम गहरी हैं, हल्की, छोटी हैं। हुँ, तो गलती से उन्होंने दोनों कहानियाँ ऐसी उठा ली जो बहुत गहरी थी। एक माँ की जीत थी और सादोई मुर्दन का गाँव थी। हुँ, तो माँ की जीत ऐसी है जिसको मतलब मैंने काफ़ी समय देके लिखा है और काफ़ी मैं उसमें सोचता रहा हूँ, मैंने कोशिश की है जानने की। और मैं टेक्निकली चीज़ें सही करने की कोशिश करता हूँ, तो जो बच्चे की बीमारी लिखी है, उस पे काफ़ी मैंने पढ़ा, ऐसे करके। तो वो 2 कहानी पढ़ के उसका ये था कि उसने जब पढ़ी तो उसने कहा कि यार ये क्या लिख दिया है, मैं पूरा उदास हो गई, मैं अच्छे मूड में थी मैं डिप्रेस हो गई मैं, इतना दुःख दर्द लिख दिया है, मैं नहीं पढ़ने वाली इसको। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अगर मैं किसी का मूड अफ़ेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मैंने बेशर्मी लाद ली मैंने अपने ऊपर, मैं आगे बढ़ गया। कभी-कभी किसी को अपसेट करना भी ये साबित करता है कि कहीं न कहीं आप उनके दिलो-दिमाग को जी, हिट कर पा रहे हैं। एकदम।
तो वही फिर उन्होंने 2 कहानी पढ़ के ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ, लिखा तो अच्छा है बट मेरे हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, तो आप तू अपना आसमां चुने, मैं अपना आसमां। नहीं, आपको कहीं न कहीं आपने शायद सबसे परफेक्ट क्रिटिक को चुना जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि जो उनको लगा, क्योंकि कहीं न कहीं लोग एक बार हिचक जाते हैं फिर भी कहने में, लेकिन अर्धांगिनी एक ऐसा शख्स होता है या होती हैं जो ईमानदार होती हैं हमारे साथ किसी बात को कहने के लिए। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको पहली जो आपकी किताब का रिव्यू मिला वो आपकी अर्धांगिनी से मिला। आशा करते हैं इसी तरीके से और भी अच्छे रिव्यूज़ मिलते रहें और इसी तरीके से हमारे सामने आप अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते रहें और इसी तरीके से ज़िंदगी के साथ हमें चौंकाते रहें। इस बार धप्पा ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ चौंकाया है, दिखाया है, दर्शाया है कि ज़िंदगी की हकीकत किस तरीके से होती है, क्या सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ आप लिखते रहें, यूँ ही मुस्कुराते हुए हमारी और आपकी मुलाकातें होती रहें। धप्पा ज़िंदगी लोगों के बुक शेल्फ पर जगह ज़रूर बनाए और बना भी रही है और इसी तरीके से वो जगह को वहाँ पर बनाती रहे। इसी तरीके से पाठकों को आपकी कहानियाँ पसंद आती रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बुंदेलखंडी अड्डा की टीम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।